मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना आज का नया टॉपिक लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है और ये क्या होता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो सबसे पहले बताऊंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन, इट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो चार पिछले केसेस में होता है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने ही पार्टनर का रेशियो नया एग्रीमेंट के साथ चेंज होगा। फिर दूसरा होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एडमिशन मतलब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों ही सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म का केवल डिसोल्यूशन होता है, सॉरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होता है। इट मींस फर्म विल रिमेन कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू काम करती रहेगी with the new agreement of old partners and some new or retiring partners। हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है फर्म विल नो लॉन्गर बी एग्जिस्टेड इन फ्यूचर। फर्म का ओवरऑल डिसोल्यूशन कर दिया जाए, फर्म का लिक्विडेशन कर दिया जाए, फर्म को फाइनली बंद कर दिया जाए। जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म के सभी एसेट्स को बेच दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और फर्म की सभी आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया जाए। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा और फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट बना करके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके और पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया जाता है। अगर पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर्स फर्म में लेके आएंगे और पार्टनर्स का सेटलमेंट कर दिया जाएगा और इसके बाद इट विल बी द same name with the same partner, firm will no longer be existed। फर्म का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो सिचुएशंस में होता है। पहला, जब पार्टनर सॉल्वेंट होंगे, एबल होंगे, अगर कुछ लॉस होता है तो उस लॉस को बियर करने के, और दूसरा होता है जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे या फर्म को कंपल्सरी इंसॉल्वेंसी के केस में बंद कर दिया जाए। तो जो सेकंड केस है वो आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। आपको केवल फर्स्ट सिचुएशन पढ़नी है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर फुल्ली सॉल्वेंट टू पे एनी लॉस। तो हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद द सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्या स्टडी करना है, इन सबको कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल किस प्रकार से पास करेंगे और किस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा, सबसे पहले बताऊंगा आपको पहला पॉइंट हमारा रहेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ करके, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस यदि हो तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सभी एसेट्स को एक एक करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका आता है फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एक्सेप्ट बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नॉर्मल जनरल रिजर्व,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट यदि हो तो इन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लायबिलिटी एंड प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर किसको किसको इंक्लूड करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। सभी तरह की आउटसाइड लायबिलिटी जो पार्टनर्स के अलावा बाहरी व्यक्तियों को पेमेंट करनी होती है, जिसमें पार्टनर्स के अगर फैमिली मेंबर्स का भी लोन होगा तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। और सभी तरह के आउटसाइडर्स रिजर्व प्रोविजंस जो मेंटेन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये फंड है लेकिन एम्प्लॉय का है, हमारा पैसा नहीं है। तो इन सभी को पार्टनर्स लायबिलिटी और प्रोविजन ट्रीट करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दो आपकी प्राइमरी एंट्री हो गई। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा एसेट्स के सेटलमेंट की एंट्री, एसेट्स को बेच करके या एसेट्स का फाइनल सेटलमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो जो तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है फॉर अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा आएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो या रिकॉर्डेड एसेट्स न हो, मेन मुद्दा ये रहेगा कि हमको पैसा आ रहा है बाय फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स को बेच करके जो भी अमाउंट आएगा उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेता है, बुक वैल्यू पर ले, चाहे कम दाम पर ले, चाहे ज्यादा दाम पर ले, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले, तो पार्टनर ने एसेट्स लिया है तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी और इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसी के साथ तीसरा पॉइंट आ जाता है फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर और एनी लायबिलिटी। अगर एसेट्स किसी क्रेडिटर या किसी लायबिलिटी ने ले लिया है तो इसकी कोई इनके पास नहीं होगी, क्योंकि सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटी पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और उनका अब कोई नया अस्तित्व नहीं रह गया है, तो इसकी कोई भी इनके पास नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसी साल में बताने जा रहा हूं, अगर क्वेश्चंस में एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये मान लिया जाएगा कि एसेट्स एब्सोल्यूट हो चुका है और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, लायबिलिटी का सेटलमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर लायबिलिटी का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें छठवां पॉइंट आपका आ जाता है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा फर्म से जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले लेता है सेटलमेंट करने के लिए, पार्टनर अपने आप सेटलमेंट कर लेगा तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो फिर उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट पॉइंट इसमें फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय डेटर। लायबिलिटी को डेटर ले लेता है सेटलमेंट करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस। और क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, अब इसका कोई नया अस्तित्व नहीं रह गया है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो इसको मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट होगा व्हेन देयर इज नो क्लेम, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं है तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्क WCR अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकेंड पॉइंट आपका रहता है कि क्लेम है या फिर WCR के बराबर है या उससे ज्यादा है। When there is claim equal or more than WCR, तब WCR को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट पॉइंट है when there is claim which is less than WCR, तो जितना क्लेम होगा उतना अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी का बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर सेटलमेंट ऑफ बैंक लोन और पार्टनर्स लोन। तो बैंक लोन और पार्टनर लोन का सेटलमेंट डायरेक्टली किया जाता है, तो लोन बैंक लोन और पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर पूरा अमाउंट पेमेंट किया गया है तो। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट पेमेंट किया गया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट या समथिंग एनी मोर, तब हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपको लॉस होगा। और यदि लोन का पेमेंट कम किया जाएगा तो आपका हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ अलग पॉइंट्स। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट नंबर 11 है फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसका सेटलमेंट किस प्रकार से किया जाए। इफ डेबिट ऑफ रियलाइजेशन इज मोर देन क्रेडिट, अगर डेबिट ज्यादा है मतलब लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके अपोजिट में इफ क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन इज मोर देन डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है इट मींस प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बाकी जितने भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैलेंस होंगे, रिजर्व्स होंगे, उन सभी को पार्टनर्स में पिछले चैप्टर्स की तरह ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और फिर फाइनली कैपिटल अकाउंट बना करके जो भी पार्टनर का सेटलमेंट होगा या फिर पार्टनर्स को हम पैसा देंगे या पार्टनर से पैसा लेंगे, फर्म पार्टनर को पैसा देगी या फर्म पार्टनर से पैसा लेगी, फिर पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। और इसमें इन फ्यूचर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है क्योंकि फर्म ओवरऑल क्लोज हो रही है, और जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो कैश या बैंक के थ्रू लेन देन करके पार्टनरशिप का ओवरऑल फर्म का एंड कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज आपको और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो जनरल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आशा करता हूं आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहेंगे और मेरे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। जी धन्यवाद।